आनुवंशिक शब्दावली। आनुवंशिक शब्दावली है, ये भी आपको सिलेबस में पूरा दे रखा है। तो कुछ शब्दावली हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना है। पहला है अगुणित, यानी प्रतिकोशिका गुणसूत्रों का केवल एक सेट होने की स्थिति में उसको अगुणित कहते हैं, और दो सेट होने पर उसको द्विगुणित कहते हैं। जैसे एक अंडाणु है अगुणित है, या एक शुक्राणु है वो अगुणित है। और जब अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन होता है तो युग्मनज बनता है, वो द्विगुणित होता है। युग्मनज युग्मक, पौधे और जानवरों में एक अगुणित लैंगिक कोशिका यानी अंडाणु या शुक्राणु होता है, उसको युग्मक कहा जाता है। युग्मनज, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल जाते हैं तो उसको बनने वाली जो संरचना है द्विगुणित संरचना, उसको हम युग्मनज बोलेंगे। क्रोमेटिन, डीएनए और आरएनए और प्रोटीन का वह मिश्रण जो असंगठित यूकेरियोटिक गुणसूत्रों का निर्माण करता है, उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। फिर है गुणसूत्र। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक के भीतर क्रोमेटिन से बनी जो संरचना होती है और कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है, उसको हम गुणसूत्र बोलेंगे। समजातीय गुणसूत्र, गुणसूत्र जो आकारिकी और आनुवंशिक संरचनाओं में समान होते हैं। जानवरों में एक सेट पिता से और दूसरा माता से आता है, उसको समजातीय गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमेटिड्स, एक दोहराए गए गुणसूत्र के दो हिस्सों में से एक क्रोमेटिड्स कहलाएगा। नौवां है सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड का विशिष्ट संकुचित क्षेत्र जिसमें किनेटोकोर होता है। कोशिका विभाजन के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। फिर इसके बाद में आता है पुनर्संयोजन, गुणसूत्र के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान है, वो पुनर्संयोजन कहलाएगा। क्रॉसिंग ओवर, अर्धसूत्री विभाजन के जो प्रारंभिक अवस्था होती है प्रोफेज अवस्था, जिसको प्रोफेज फर्स्ट बोलते हैं, उसके दौरान समजातीय जो क्रोमेटिड हैं उनका टूटना और फिर से जुड़ना, जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्संयोजन होता है, उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। यानी कि गुणों का जो आदान प्रदान है वो होता है क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। सिनेप्सिस, अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम चरण के दौरान समजातीय गुणसूत्र का युग्मन क्या कहलाएगा? सिनेप्सिस कहलाएगा। वियोजन, एनाफीज के दौरान समसूत्रीय गुणसूत्र हैं उसका पृथक होना वियोजन कहलाएगा। जीनोटाइप, किसी भी व्यक्ति का आनुवंशिक संरचना जीनोटाइप कहलाएगी। और किसी भी जीव के जीन की भौतिक और रासायनिक अभिव्यक्ति है वो फिनोटाइप कहलाएगी। इसके बाद में आता है जीन, आनुवंशिक जानकारी की एक असतत इकाई जो आमतौर पर एक प्रोटीन को निर्देशित करती है। गुणसूत्र पर स्थित डीएनए का एक क्षेत्र जो एक लक्षण को निर्देशित करता है उसको जीन कहते हैं। यानी कि आनुवंशिक जो इकाई होती है वो जीन है, ठीक है, जो एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होती है। एलिस, ये भी बहुत ही काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। समान लक्षण के विभिन्न रूपों को नियंत्रित करने वाले जीन को समजातीय गुणसूत्र पर संगत स्थान पर स्थित होते हैं। जीन के वैकल्पिक रूप उसको एलिस बोलते हैं। समान लक्षणों के विभिन्न जो रूप हैं उनको नियंत्रित करने वाले जीन हैं उनको एलिस बोलेंगे। प्रभावी एलिस, एक एलिस जो उपस्थित होने पर हमेशा व्यक्त होता है, चाहे जीव उस जीन के लिए समयुग्मीय हो या विषम युग्मीय, प्रभावी एलिस कहलाएगा। और अप्रभावी, एक एलिल जो केवल तब व्यक्त होता है जब जीव उस एलिल के लिए समयुग्मीय होता है और विषम युग्मीय होने पर व्यक्त नहीं होता है, उसको हम अप्रभावी एलिस कहेंगे। फिर अगला देखो समयुग्मजी, किसी विशेष स्थान के लिए समान एलिस की एक जोड़ी रखना वो समयुग्मजी कहलाएगा। विषम युग्मजी, किसी विशेष स्थान के लिए असमान एलिस की एक जोड़ी रखना वो विषम युग्मजी कहलाएगा। वाहक, एक विषम युग्मजी जीव जो अप्रभावी लक्षणों को व्यक्त करता है लेकिन उसे अपनी संतानों में पारित करने में सक्षम है, वो वाहक होता है। जनक पीढ़ी, वह पीढ़ी जो संतान पीढ़ी को युग्मक प्रदान करती है। और संतति पीढ़ी या संतान पीढ़ी जिसको F1 पीढ़ी कहते हैं, वह पीढ़ी जो पैतृक पीढ़ी से युग्मक प्राप्त करती है उसको संतान पीढ़ी कहेंगे। संकरण, दो भिन्न आनुवंशिक संरचना वाले व्यक्तियों के बीच संभोग से उत्पन्न संतान है, उसको हम संकर बोलेंगे। फिर उसके बाद में देखो द्विसंकरण क्रॉस, एक आनुवंशिक क्रॉस जो दो अलग अलग
लोगों यानी दो अलग अलग जीन पर एलेलिस के प्रभाव को ध्यान में रखता है। और फिर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक आनुवंशिक क्रॉस एकल जो एक जीन है उस पर एलेलिस के प्रभाव को ध्यान में रखता है। तो इस तरीके से ये आनुवंशिक शब्दावली थी। फिर है अपशिष्ट। अपशिष्ट क्या है? देखो, अपशिष्ट शहरी औद्योगिकरण और जनसंख्या में विस्फोट के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 21वीं सदी में राज्य सरकार द्वारा तथा स्थानीय नगर निकायों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अपशिष्ट का आशय हमारे प्रयोग के पश्चात शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ होते हैं। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अपशिष्ट अवांछित और अनुपयोगी सामग्रियों को इंगित करता है। यानी कि जो अपशिष्ट है वो हमारी दैनिक जो क्रियाकलाप है उसके बाद में जो अनुपयोगी और हानिकारक जो पदार्थ शेष रहते हैं उनको अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्टों को ठोस, द्रव्य और गैस तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। फिर है पहला है ठोस वेस्ट यानी ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट के तहत घरों, कारखानों और अस्पताल से निकलने वाला अपशिष्ट शामिल किया जाता है। दूसरा है तरल अपशिष्ट। अपशिष्ट जल संयंत्रों और घरों आदि से आने वाला कोई भी द्रव्य आधारित अपशिष्ट को तरल अपशिष्ट के तहत वर्गीकृत किया गया है। फिर है सूखा अपशिष्ट। अपशिष्ट जो किसी भी रूप में तरल या द्रव नहीं होता है, सूखे अपशिष्ट के अंतर्गत आएगा। बायोग्रेडेबल अपशिष्ट, कोई भी कार्बनिक द्रव्य जिसे मिट्टी में जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, कोई कार्बनिक द्रव्य जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित नहीं किया जा सकता उसको इस प्रकार का अपशिष्ट कहा जाता है। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जानकारी वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति दिन लगभग 62 मिलियन जो टन अपशिष्ट है उसका उत्पादन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य पर होता है प्रभाव कई अध्ययनों में सामने आया है कि जो अपशिष्ट है वो पारितंत्र और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। यदि अपशिष्ट का उचित प्रबंधन नहीं किया जाए तो ये समुद्र और तटीय जैसे विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। समुद्री अपशिष्टों को बीते कुछ वर्षों से एक गंभीर चिंता के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल समुद्री पारितंत्र की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता बल्कि इससे कई समुद्री प्रजातियों का जीवन भी प्रभावित होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से अपशिष्ट हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को भी कई तरीके से प्रभावित करता है। जैसे मीथेन गैस है, जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है और सर्वस्व जल जो स्रोत है उसको दूषित करती है। इसके अलावा अपशिष्ट से न केवल पारिस्थितिक तंत्र और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता बल्कि ये समाज पर आर्थिक बोझ को भी बढ़ाता है। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन में भी काफी धन खर्च होता है। अपशिष्ट संग्रहण, उसकी छटाई और पुनर्चक्रण के लिए एक बुनियादी ढांचा बनाना अपेक्षाकृत काफी महंगा होता है। हालांकि एक बार स्थापित होने के पश्चात पुनर्चक्रण के माध्यम से धन कमाया जा सकता है और रोजगार भी सृजित किए जा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके 22 प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन का आशय अपशिष्ट को एकत्रित करने और उसके उपचार हेतु उचित प्रक्रिया अपनाने से है। सरल शब्दों में कहा जाए कि अपशिष्ट प्रबंधन का एकमात्र अर्थ है अपशिष्ट को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में बदलने और उसका उपयोग करने से है। अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां, लैंडफिल, ये वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु होने वाली सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में शहरों के आसपास के खाली स्थानों में अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है। ऐसा करते हुए ये ध्यान रखा जाता है कि वह क्षेत्र जहां अपशिष्ट एकत्रित किया जा रहा है मिट्टी से ढका हो ताकि संदूषित से बचाव किया जा सके। जानकारों का मानना है कि यदि इस विधि को सही ढंग से डिजाइन किया जाए तो यह किफायती साबित हो सकती है। इंसिनरेशन, इस विधि में अपशिष्ट को उच्च ताप पर तब तक जलाया जाता है जब तक वह राख में न बदल जाए। अपशिष्ट प्रबंधन की विधि को व्यक्तिगत, नगरपालिका और संस्थाओं के स्तर पर किया जा सकता है। इस विधि की सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपशिष्ट की कुल मात्रा का 20 से
30% तक कम कर देता है। हालांकि ये विधि अपेक्षाकृत काफी महंगी मानी जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। संबंधित कानूनी जो प्रावधान है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है जो 2016 में बनाया गया था। इस नियम के अनुसार प्रदूषणकर्ता संपूर्ण अपशिष्ट को 3 प्रकारों या जैव निम्नीकरण, गैर जैव निम्नीकरण और घरेलू जो खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग डिब्बों में रखकर स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ता को ही देंगे। इसके साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित प्रयोग शुल्क का भुगतान प्रदूषणकर्ता द्वारा किया जाएगा। ये शुल्क स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित विनियमों से निर्धारित की जाएगी। इस नियम के अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों यथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जैसे पर्यावरण, वन विभाग एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिजेशन अपशिष्ट, ये नियम भवन निर्माण व उससे संबंधित सभी गतिविधियों पर लागू होते हैं। जहां से अपशिष्ट निर्माण होता है, इस नियम के अंतर्गत ये प्रावधान है कि अपशिष्ट उपयोगकर्ता 20 टन प्रति दिन व 300 टन प्रति महीने समान या उससे अधिक अपशिष्ट का निर्माण करेगा। उसे प्रत्येक निर्माण व तोड़फोड़ के लिए स्थानीय निकाय से उपयुक्त स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और उसे अपने संपूर्ण अपशिष्ट को कंक्रीट, मिट्टी, लकड़ी, प्लास्टिक, ईंट आदि में वर्गीकृत कर संग्रहकर्ता को देना होगा। फिर है ई कचरा प्रबंधन नियम। ई कचरा प्रबंधन नियम भी 2016 अक्टूबर को 2016 से ये प्रभाव में आया है। ये नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादककर्ता, उपभोक्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहकर्ता, उपचारकर्ता व उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होता है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक रूप से दिया जाएगा और श्रमिकों को ई कचरे के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इस नियम से पहले ई अपशिष्ट यानी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 भी कार्यरत था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।